हेलो एवरीवन, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से पीवाईक्यू की मेन सीरीज़ के साथ यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा जो यहाँ पे फिर से टॉपिक होगा वो 2016 के जो मेंस के क्वेश्चन हैं जो कि हिस्ट्री के हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स, सो दैट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो पाएँ किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। सो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। पहले लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन के सवाल पूछा क्या गया है। ये 2016 का सवाल है, 2016 मेंस यूपीएससी, और ये जो क्वेश्चन होते हैं जीएस 1 में आते हैं और शुरुआत में ही हिस्ट्री क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा नंबर हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का जो होता है, जो पोर्शन है उसका कहीं ना कहीं आता है। याद रखना, इन हिस्ट्री इन यूपीएससी आपको एंशिएंट और मिडिएवल पार्ट है वो मेंस में नहीं पूछते हैं, उसका सिर्फ कल्चरल पार्ट ही आपसे पूछा जाता है। कल्चरल पार्ट, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मेंस, वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल है, अर्ली बुद्धिस्ट टू पार्ट वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स एल्यूसिडेट। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा टेढ़ा है, हालांकि ये सिर्फ 10 मार्कर है, ज़्यादा इसमें हमें लिखने को नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। दिस इज़ ट्राइंग टू आस्क एल्यूसिडेट, मतलब चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यू हैव टू क्लैरिफाई द थिंग्स, एल्यूस्ट्रेट करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एक तो क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे अब कीवर्ड्स देखने हैं कि किन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है इस आंसर में। तो सबसे पहला यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, बात होगी बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट की, किस तरीके से फोक मोटिव्स और नैरेटिव्स को यहाँ पे इंटरलिंक करता है, अच्छे से कंबाइन करता है। फोक मोटिव्स और नैरेटिव्स का क्या मतलब है कि बुद्धिज़्म में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि लोकल ट्रेडिशंस का पार्ट थी, जो कि कहीं ना कहीं लोकल सिम्बॉलिज्म का पार्ट थी। ठीक है, किस तरीके से होगा हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड हाउ डज इट सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ सवाल का कि बुद्धिस्ट आर्ट कैसे बुद्धिस्ट आइडियल्स को यहाँ पे दर्शाता है थ्रू लोकल आर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्ट यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, कीवर्ड है, दैट इज़ द अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट। अर्ली जो यहाँ पे चीज़ और फोकस करने वाली है, इट इज़ द अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट। अब जब भी हम बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आएगी कुछ इमेजेस, जैसे कि गांधारा और मथुरा में किस तरीके से बुद्धा को डिपिक्ट किया गया, किस तरीके से उनकी प्रतिमाएं बनाई गई, उनकी इमेजेस बनाई गई। लेकिन याद रखना, जब हम अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे इमेजेस नाम की चीज़ नहीं है। देर आर नो इमेजेस, देर आर नो इमेजेस इन दी अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट। तो ये आपको सबसे पहले बात क्लियर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। कोई यहाँ पे इमेजेस नहीं है, देयर इज नथिंग बट ओनली सिंबल्स। इमेज वर्शिप का कंसेप्ट है, बाद में आता है, तभी जाके ये आर्ट में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन शुरुआत में सिंबल्स के थ्रू बुद्धा को याद किया जाता है, बुद्धा को पूजे जाने की बात की जाती है। तो यहाँ पे सिंबॉलिज्म के ही ऊपर ज़्यादा फोकस हम कहीं ना कहीं करने वाले हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि बुद्धिज़्म में किस तरीके के सिंबल्स हैं और किस तरीके से वो जो आर्ट है बुद्धिस्ट आइडियल्स को, बुद्धिस्ट जो हमारे सिद्धांत हैं उनको दर्शाने का काम करती है। तो एक और यहाँ पे चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी बुद्धिस्ट आर्ट की बात होगी तो बुद्धिस्ट आर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बुद्धिज़्म में शुरुआत में जो बुद्धा थे उनको एक ग्रेट टीचर की तरह माना जाता था। तो एक ग्रेट टीचर के लाइफ में जितनी भी घटनाएं हैं उनको ही अलग अलग तरीके से आर्ट की फॉर्म में दर्शाया जाता था, जिनको हम कहीं ना कहीं नरेशन या फिर नैरेटिव्स बोलते हैं। जस्ट लाइक सांची स्तूप, सांची स्तूप में जैसे था, क्योंकि सवाल समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जस्ट लाइक इन द सांची स्तूपा और सांची स्तूप, बुद्धा की लाइफ के अलग अलग इंसिडेंट्स को जो सांची स्तूप के रेलिंग्स के अराउंड उसको बनाया गया है, यही बुद्धिस्ट आर्ट शुरुआत में कहीं ना कहीं करती थी। बुद्धा की लाइफ की वेरियस थीम्स को, वेरियस एपिसोड्स को उठाना और उसको बाद में आर्ट की फॉर्म में दर्शाना। ये जो चीज़ें आती हैं, ये आती हैं जातका टेल्स।
तो ये जो टर्म है आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। जातक टेल्स यहाँ पे क्या चीज़ हैं, ये वो हैं जो कि बुद्धिस्ट माइथोलॉजी और बुद्धिस्ट स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। जातका टेल्स बुद्धिस्ट कहानियाँ हैं जहाँ पे बुद्धा के बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए गए हैं कि उनका जन्म कैसे होता है, उनके जन्म से पहले उनकी माँ को सपना आता है कि उनके घर में एक हाथी ऊपर से आया और उनके घर में समा गया। तो इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो जातका टेल्स से आती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ की गई हैं आर्ट के लिए। सो जब भी बुद्धिस्ट आर्ट की बात होगी तो उसमें जातक टेल्स का जो मेंशन है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग जो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे एक जो पॉइंट आता है बुद्धिस्ट आर्ट में, डैट इज़ डिपिक्शन ऑफ जातक टेल्स, जहाँ पे बुद्धा के बारे में स्टोरीज यहाँ पे बताई जा रही हैं। नैरेटिव फंक्शन का जो हमने अभी बात की क्या मतलब है कि डिफरेंट एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा के डिफरेंट एपिसोड्स को दर्शाना, और वो जातका टेल से कहीं ना कहीं आती हैं। स्तूपा के ऊपर रेलिंग होती थी, रेलिंग, और रेलिंग्स के ऊपर जातका टेल्स की जो थीम्स हैं, उनके जो पात्र हैं, उनके जो चरित्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसी को नैरेटिव फंक्शन बोलते हैं कि एक स्टोरी को कहीं ना कहीं बताना। तो ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है आर्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो आर्ट की बातें हैं ये मॉरल लेसन सिखाने का काम भी करती हैं आम जनता को या फिर डिवोटीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धा की स्टोरीज़ के अराउंड यहाँ पे बुद्धिस्ट आइडियल्स को और अपनी जो यहाँ पे ले फॉलोअर्स हैं और इवन जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको यहाँ पे टीचिंग्स देने की जो बात है यहाँ पे की जाती है कहीं ना कहीं। सो ये बात हो गई जातका टेल्स की। उसके बाद हम आते हैं दी नेक्स्ट पॉइंट जातका टेल्स से आगे जाके जो कि बुद्धिस्ट आर्ट में आते हैं, डैट इज़ दी इंटीग्रेशन ऑफ फोक मोटिव, इंटीग्रेशन ऑफ फोक मोटिव। आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ फोक मोटिव, MOTIF। फोक का मतलब होता है आम लोगों से जुड़ा हुआ। डैट मीन्स लोगों के द्वारा कोई भी चीज़ जो की जाती है। फोक जैसे हम फोक सॉन्ग कहते हैं, जो कि कल्चर में आपकी जो लोरियाँ होती हैं या फिर बाकी सॉन्ग्स होते हैं जो कि वेडिंग्स या फिर बाकी टाइम पे गाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोकगीत के फॉर्म में आते हैं, जो कि जिसको हम फोक म्यूज़िक कह देते हैं। इसी तरीके से फोक सिंबल्स भी होते हैं या फिर फोक मोटिव्स भी होते हैं। तो जब बुद्धिज़्म का जन्म हुआ, इसने लोकल फोक चीज़ों को भी कहीं ना कहीं पिकअप करना शुरू कर दिया और उसका भी अपनी आर्ट में यूज़ किया। तो फोक मोटिव्स को भी यहाँ पे यूज़ किया। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि किस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स इंडियन रिलीजन्स में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि स्वस्तिक का नाजीज़ ने बड़ा ही नेगेटिव एक इमेज उसका बनाया, लेकिन स्वस्तिक एक शुभ चीज़ के लिए होता है। कलश, स्वस्तिक और इस तरीके के जो सिंबल्स हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं इंडियन कल्चर में। तो उसी तरीके से बुद्धिज़्म ने भी इस तरीके के काफ़ी जो लोकल सिंबल्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम किया है। जस्ट लाइक जो लायन है वो स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है, लोटस का जो फ्लावर है वो प्योरिटी को कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है। व्हील का तो बहुत फेमस है जो कि धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है। धर्म चक्र मीन्स बुद्धिज़्म का धर्म चक्र, बुद्धिज़्म का स्प्रेड, बुद्धिज़्म के लेसन्स को स्प्रेड करना पूरे वर्ल्ड में, इस तरीके की चीज़ें। ये सारी कॉमन पीपल से आ रही हैं, कॉमन सोसाइटी से आ रही हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं बाद में रिलीजन का पार्ट बनना शुरू हो गए। डैट मीन्स कि ये सिंबॉलिज्म है बुद्धिस्ट आर्ट में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होना शुरू हो गया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे फिर से आता है जातक टेल्स। उसके बाद फोक टेल्स, जो फोक मोटिव्स हैं उसको कैसे इंटीग्रेट किया गया। अब आती है यहाँ पे एनिकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। अब शुरुआती बुद्धिज़्म में क्या था, अब इमेजेस नहीं बनाई जाती थी, तो डिफरेंट यहाँ पे सिंबल्स यूज़ किए जाते थे बुद्धा की डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे शो करने के लिए। अब वो डिफरेंट सिंबल्स, जस्ट लाइक फोक सिंबल्स की हमने बात की, कुछ सिंबल्स हैं जो कि सिर्फ बुद्धा के इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे, जो कि फोक मोटिव से थोड़े से अलग हम यहाँ पे कह सकते हैं। आइकनोग्राफी,
आइकनोग्राफी वैसे हम यहाँ पे आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग को कह देते हैं, लेकिन इस टाइम पे इमेज नहीं आती, इमेज केम ड्यूरिंग लेटर बुद्धिज़्म, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे बुद्धा और बुद्धा की अलग अलग चीज़ों को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जो हमने पहले ही बात की है। तो सिंबल्स यहाँ पे कौन से आते हैं, जैसे बोधि ट्री एनलाइटनमेंट को शो करता है। फुटप्रिंट्स, ये प्रेजेंस ऑफ बुद्धा को शो करता है, जो कि अलग अलग स्तूपों में भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। जो स्तूपा इटसेल्फ है, ये रेलिक्स और वर्शिप को शो करता है। पहले बुद्धिस्ट टेम्पल्स नहीं होते थे, बुद्धा के स्तूप होते थे, स्तूप या स्तूपा आप जो भी कह सकते हैं। सांची जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें नज़र आता है, सांची स्तूप। तो ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। तो सिंस इमेज वर्शिप नहीं थी, तो बुद्धा की डिफरेंट जो चीज़ें थी उनको वर्शिप किया जाता था। जैसे मान लो कोई बुद्धा का बाल है, कोई टूथ है, कोई क्लॉथ है, या इस तरह की चीज़ें। पहले इमेज वर्शिप कॉन्सेप्ट नहीं कहीं ना कहीं था। एम्प्टी थ्रोन, एक खाली सिंहासन, ये भी एक सिंबल था बुद्धिज़्म में, जिसमें उनकी एब्सेंस को यहाँ पे शो किया जाता है। अब यही जो सिंबल्स हैं, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इन नेचर भी हैं। ये बताते हैं कि बुद्धा यहाँ पे आपको क्या क्या अलग चीज़ें टीच करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बुद्धा की ग्रेटनेस को भी यहाँ पे दिखाया गया है, और किस तरीके से फिज़िकल फॉर्म्स जो होती हैं वो इम्परमानेंट होती हैं। आप जो आज हो वो 100 साल बाद नहीं होगे, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो स्पिरिचुअली भी इसको कहीं ना कहीं लाइन करने की कोशिश की गई है इन आर्ट, दैट टू वेरी ब्यूटिफुली। उसके बाद अगर और पॉइंट्स की तरफ देखें, सो वी टॉक अबाउट द नैरेटिव पैनल्स एंड कंटिन्यूस नैरेटिव्स। ये बात हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर ही चुके हैं कि डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं वो स्तूपों में यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है, चाहे उनकी रेलिंग्स पे, चाहे उनके किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये बुद्धिज़्म के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करी गई है। तो इनके साथ एक और भी पॉइंट हम यहाँ पे जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, डैट इज़ द मॉरल एंड एथिकल लेसन्स, जिसकी हमने पहले भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। बुद्धा की लाइफ से, बुद्धा के स्ट्रगल से, बुद्धा की जो एनलाइटनमेंट से जो काफ़ी मॉरल लेसन्स हैं उनको सिखाने का भी यहाँ पे काम किया गया है। एट द एंड जो बुद्धिज़्म का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो मोरालिटी के ही ऊपर बेस्ड था, जैसे कि और इंडियन धार्मिक रिलीजन्स जबकि हम उनकी बात करते हैं, सोसाइटी में एथिक्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, डैट इज़ द स्तूपा डिज़ाइन। अब ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग से भी आ सकता है कि स्तूपा यहाँ पे किस तरीके का आर्ट है और उसके क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम इसमें एज अ सब पॉइंट भी आपको कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि स्तूपा के क्या क्या यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक स्तूपा में देखो, जब भी एक इंडियन रिलीजियस स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है तो वो एक सिर्फ टेम्पल या फिर एक स्तूप नहीं होता है, वो पूरे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लाइक अ माइक्रोकोजम ऑफ यूनिवर्स। तो पूरी यूनिवर्स को एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंबॉलिकली शो करने जैसी बात की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर स्तूपा की बात करें, ठीक है, तो स्तूपा का जो बेस है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। स्तूपा का जो गुंबद है, जिसको हम डोम कहते हैं, जो कि हेमिस्फेरिकल टाइप का यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट करता है। हर्मिका जो होती है वो यहाँ पे फायर को रिप्रेजेंट करती है। ऊपर एक अम्ब्रेला, एक छतरी से बनी होती है, वो एयर को रिप्रेजेंट करती है। और बिल्कुल जो टॉप पे आपको दिखता है पिनेकल, दैट रिप्रेजेंट स्पेस। तो दैट मीन्स कि जो स्तूपा है वो इटसेल्फ भी बहुत कुछ यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको शॉर्ट में भी कहीं ना कहीं बता सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी यहाँ पे डिटेल में है।
और अगर आप किसी स्तूप का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हेमिस्फेरिकल आपको मिलता है और उसके अराउंड आपको प्रदक्षिणा पथ या फिर जिसके अराउंड आप सर्कमएम्बुलेट कर सकते हैं, एक पूरा चक्कर लगा सकते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं जो कि पिलग्रिमेज और रिचुअल पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, जो कि बुद्धिस्ट आइडियल्स को दिखाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका अगर हम कंक्लूड करना चाहें, हाउ कैन वी कंक्लूड, वी कैन से कि जो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट थी, ठीक है, ये सिम्बल्स बेस्ड थी, इट वाज बेस्ड ऑन सिम्बल्स, बट लेटर ऑन होता क्या है, व्हाट हैपन्स लेटर ऑन इज़ कि ये सिम्बल्स बाद में इमेजेस के फॉर्म में बदल जाती हैं। जब महायान बुद्धिज़्म का जन्म होता है तो बुद्धा को वर्शिप किया जाने लगता है। तो ये चीज़ आप कंक्लूजन में शो कर सकते हैं कि लेटर ऑन व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट चेंज्ड। सो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, जो 2016 में हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, अगेन ये है कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट किंग थे। और विजयनगर एम्पायर मिडिएवल इंडिया में अगर हम बात करें सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स में से एक था। बहुत ही रिच था, बहुत अच्छा इसका बिजनेस था, बहुत प्रॉस्परस था। तो जहाँ पे भी प्रॉस्परस और थोड़ा सा वहाँ पे स्टेबल एम्पायर बनता है तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। सो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर, जिनमें कृष्ण देव राय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर यहाँ पे साबित होते हैं। सो आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है, कृष्ण देव राय द किंग ऑफ विजयनगर वॉज नॉट ओनली एन अकम्पलिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट वॉज ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। अब यहाँ पे जो सारा फोकस है वो कृष्ण देव राय जी के ऊपर दिया हुआ है। तो विजयनगर में जो चीज़ कृष्ण देव राय जी ने की उन्हीं के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे लर्निंग और लिटरेचर के ऊपर बात करनी है कि लिटरेचर और लर्निंग में इन्होंने क्या क्या फोकस करा। तो ये लिटरेचर के ऊपर बात की जा रही है। इट इज़ मेनली अ क्वेश्चन ऑफ लिटरेचर। और इसमें आप कृष्णदेव राय जी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने खुद क्या क्या लिखा है और उन्होंने क्या चीज़ें प्रमोट की हैं, वो चीज़ें भी अब यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें हम आर्किटेक्चर, टेम्पल्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लिटरेचर, लैंग्वेज की ही यहाँ पे बात कहीं ना कहीं होगी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे आती है बात कि जब हम बात करते हैं कृष्णदेव राय की तो उनके बारे में ख़ास बात क्या है कि वो खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। खुद उन्होंने, अगर हम बात करें, तेलुगु को और स्पेशली संस्कृत को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया और ख़ुद भी चीज़ें वहाँ पे लिखी। तो ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, एन एस्टेब्लिश स्कॉलर। और उनके जो वर्क्स हैं उनकी भी हम यहाँ पे बात कहीं ना कहीं कर सकते हैं, जैसे कि अमुक्तमाल्याद। अमुक्तमाल्याद तेलुगु लिटरेचर में जो कि कृष्णदेव राय जी ने खुद लिखी थी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अमुक्तमाल्याद, ठीक है। अब सिंस जो विजयनगर एम्पायर में जो राजा थे वो ज़्यादा लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, तो इनकी जो लिटरेरी थीम्स थी वो भी वैष्णविज्म के ही अराउंड थी। तो ये भी जो अमुक्तमाल्याद यहाँ पे जो स्टोरी है वो भगवान विष्णु और अंडल जो कि उनकी डिवोटी थी, उनकी डिवाइन स्टोरी के बारे में, उनके डिवाइन मिलन के बारे में बात की गई है। सो अगेन यहाँ पे जो लिटरेचर है उसमें भी एक माइथोलॉजिकल या फिर एक रिलीजियस टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वो वैष्णविज्म की थीम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और संस्कृत में इन्होंने लिखा था जम्बावती कल्याणम, जम्बावती कल्याणम, ठीक है। अब ये संस्कृत में लिखी गई है, पहली वाली तेलुगु में थी।
तो इसमें जम्बावती जो कि लॉर्ड कृष्णा की क्वींस हैं, उनकी मैरिज के बारे में बात की गई है। अगेन दोनों जो है वो वैष्णविज्म की थीम्स के ऊपर बनाई गई हैं। दैट इज़ ऑन वैष्णविज्म, क्योंकि ये वैष्णव्स थे या फिर विष्णु डिवोटीज़। तो ये रिलीजियसली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे कि अर्थशास्त्र लिखी गई थी बाय चाणक्य, तो वैसे ही यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट और कूटनीति के ऊपर भी किताब लिखवाई कृष्णदेव राय जी ने। सो यहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर भी जो लिटरेचर की बात करें तो काम किया गया है, जस्ट लाइक चाणक्य ने बहुत साल पहले जो एंशिएंट इंडिया में किया था। सब उनकी खुद की बात तो हमने यहाँ पे कर ली है, बट उनके पास पूरी एक पलटन थी जो कि बहुत तगड़े, अगर हम स्कॉलर्स हैं उनकी बात अगर करें तो बहुत तगड़े स्कॉलर्स में वो आते थे। तो फर्स्ट आते थे यहाँ पे अल्लाह सानी पैदाना। इनके पास 7-8 स्कॉलर्स की पूरी एक मंडली थी जिसको अष्ट दिग्गज बोला जाता है। अष्ट दिग्गज डैट मीन्स 8 ग्रेट स्कॉलर्स। इनके ऊपर अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं दोबारा भी, चाहे प्री में चाहे मेंस में। तो मेनली ये क्वेश्चन कृष्णदेव राय जी खुद और अष्ट दिग्गजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो पहले इसमें आता है अल्लाह सानी पैदाना, जिन्होंने मनुचरित्रम यहाँ पे लिखी गई है और ये तेलुगु में लिखी गई है। ये भी अगेन माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जो मनुज होते थे उनकी यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। सो अगेन ये भी रिलीजियस लिटरेचर से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सेकंड इज नंदी थिमन्ना, ठीक है। ये तो कृष्णदेव राय के कोर्ट के एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑथर थे जिन्होंने परिजात पहारणमू, जो कि एक तेलुगु प्रबंध है, वो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे अगर आपको 3-4 नाम भी याद रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। देन तेनाली रामकृष्ण है, ठीक है, जो कि इनके ऊपर कार्टून्स भी काफ़ी बने हैं। इनकी जो विट थी, जिस तरीके से मजाक करते थे और जो इनका तेज़ दिमाग था, उसकी कहानियाँ काफ़ी मशहूर हैं। तो ये भी अष्ट दिग्गजों में आते थे। देन धूर्जति, जो कि तेलुगु के बहुत ही महान पोइट थे, वो भी इस टाइम पे मौजूद थे कहीं ना कहीं। तो तेलुगु का सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है अलॉन्ग विद संस्कृत, तो वो कहना गलत नहीं होगा कि वो कृष्णदेव राय जी के टाइम पे ही हुआ। ये इट वॉज लाइक अ गोल्डन पीरियड फॉर द तेलुगु लिटरेचर। तो ये 2-3-4 जो यहाँ पे पूरे 8 राइटर्स हैं, बट यू कैन रिमेंबर 3-4-5 एटलीस्ट, तो उनका नाम यहाँ पे याद आप रख सकते हैं फॉर दिस पर्पज़। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी आपने ऐड करनी है कि तेलुगु और संस्कृत का प्रमोशन तो था ही, लेकिन दूसरी जो सदर्न इंडिया की लैंग्वेजेस हैं जस्ट लाइक तमिल और कन्नड़ा, इनको भी प्रमोट किया गया, इनको यहाँ पे दबाया नहीं गया। तो यहाँ पे सिर्फ 1-2 लैंग्वेजेस की बात नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करने का काम किया गया। और इवन ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट हैं वो भी इस टाइम पे चल रही थी। संस्कृत की बहुत सारी किताबें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में ट्रांसलेट की गई इनके टाइम पे। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है एनकरेजमेंट ऑफ आर्ट्स। हालांकि इसमें ज़्यादा बात आर्किटेक्चर के ऊपर नहीं करनी है, लेकिन एक पासिंग रेफरेंस हम ज़रूर दे सकते हैं आर्किटेक्चर का, कि इन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए। इन्होंने टेम्पल्स में भी संस्कृत के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखवाने का कहीं ना कहीं काम किया है। तो ये चीज़ें एज अ पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। इन्होंने क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूज़िक को भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया, जैसे कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो तेलुगु स्पीकिंग एरिया से ही आता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो ये चीज़ें एडिशनली यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन प्राइमरली यहाँ पे लिटरेचर के ही ऊपर फोकस करना है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे एज अ पासिंग रेफरेंस इट कैन बी गिवन। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स हैं, और टेम्पल्स को भी एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग कहीं ना कहीं बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअल और जो दूसरी सेकुलर नॉलेज है वहाँ पे कहीं ना कहीं दी जाती थी। तो इनके ऊपर 1-1, 2-2, 3-3 पॉइंट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिटरेचर के ही ऊपर आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना है।
अब ऐसे कल्चरल आंसर में अगर आपको कंक्लूड करना है तो आप इसको प्रेजेंट के साथ जोड़ सकते हैं। यू कैन लिंक इट विद द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के साथ आप कैसे लिंक कर सकते हैं? आप प्रेजेंट के साथ इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो ग्रेटनेस है, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का। और इसी टॉलरेंस, इसी पैटर्नेज की वजह से इंडिया में आज इतना ज़्यादा हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ यू कैन से आर्ट्स आज भी कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। सो हम यहाँ पे इसको इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ लिंक कर सकते हैं। या फिर इवन यहाँ पे कोई आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कोट है, वो भी यहाँ पे एडिशनली डाला जा सकता है इन दिस आंसर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंक्लूड। बाकी और अगर कोई अच्छा तरीका है आप उससे भी कहीं ना कहीं इसको कर सकते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन के सेट के साथ हम फिर से यहाँ पे हाजिर होंगे। अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए और लिखते रहिए। जय हिंद।